गाइज, जो सीआरपीएफ के जवान्स एंड जो सीआरपीएफ से पेंशन चले गए हैं, जहाँ मेडिकल इन्वैलिडेशन चले गए हैं, उनके जो बच्चे हैं उनको मिलती है सीआरपीएफ वेलफेयर डायरेक्टरेट की तरफ से एजुकेशन असिस्टेंस। मतलब कि पहले इसका नाम मेरिट स्कॉलरशिप था और अब इसका नाम कर दिया है एजुकेशन असिस्टेंस फॉर द ईयर 2023-24। तो गाइस इसमें क्या है, काफ़ी बंदों को पता नहीं होता, जवानों को पता नहीं होता कि क्या क्या है ये और किस किस को मिलता है। तो इस बारे में मैं बताऊंगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी जवान जिसके भी बच्चे सेकंड क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक पढ़ रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं, टेक्निकल कोर्स वगैरह कर रहे हैं, उन तक ये पहुंचाना ज़रूरी है। क्योंकि जवानों को पता ही नहीं होता है और वो इसको अप्लाई नहीं करते हैं, जिससे वो इससे अनभिज्ञ रहते हैं। तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी जवान इसका फ़ायदा उठा सकें। और पिछली बार क्या हुआ था, मात्र अपनी यूनिट में 1000 के करीबन हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उसमें से मात्र 18 जवानों के ही एप्लीकेशन आए थे। तो प्लीज़ ये सभी को शेयर कीजिए ताकि जिसके भी बच्चे सेकंड क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक या जो टेक्नीशियन कोर्स कर रहे हैं उनके लिए ये ज़रूरी है। तो इसका नाम पहले मेरिट स्कॉलरशिप था, इस बार इसका नाम एजुकेशन असिस्टेंस फॉर द इस ये कर दिया है, एजुकेशन असिस्टेंस कर दिया है। तो ये अपना सिग्नल आया है कि एजुकेशन असिस्टेंस फॉर द ईयर 2023-24, ये इस बार 2023-24 का है। तो क्या बोल रहा है कि फंड मैनुअल के अनुसार बच्चों को ये पढ़ाई के लिए कुछ अमाउंट दिया जाएगा और इसका 2023-24 ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक ईयर 22-23 2023-24 में दिया जाएगा, लेकिन एकेडमिक ईयर जो रहेगा इसका 2022-23, मतलब लास्ट ईयर जो बच्चे ने क्लास एग्ज़ाम पास कर ली है, जैसे पिछले साल सेकंड क्लास पास कर लिया है, इस बार वो बच्चा थर्ड क्लास में होगा तो उसको मिलेगा सेकंड क्लास का, थर्ड क्लास का नहीं मिलेगा, सेकंड क्लास का मिलेगा और नेक्स्ट ईयर थर्ड क्लास का मिलेगा। इसमें क्या है, 2022-23 वाले जो एकेडमिक ईयर था उसका मिलेगा ऑल कैटेगरीज फ्रॉम द एडम यूनिट ऑफिस, मतलब सभी को ये सभी कैटेगरी की जो यूनिट्स हैं ऑफिस हैं उन सभी के लिए है। एज पर जीबी मीटिंग 3, ज़्यादा जानकारी के लिए जीबी मीटिंग 2014-15 थी, उसमें ये दिया गया है जो 20/11/2015 का एक सर्कुलेटेड किया गया था। एजुकेशन असिस्टेंट विल बी पेड टू ऑल रैंक्स इंक्लूडिंग ऑफिसर्स। इसमें क्या है कि ऑफिसर्स हो चाहे जवान हो, ये सभी को दिया जाएगा। वो तो ये अच्छा ही है, ऑल रैंक के लिए ऑफिसर्स हो चाहे जवान्स हो। वार्ड ऑफ पर्सनल, मतलब जो जिसके बच्चे हैं व्यक्तिगत हैं, मतलब सीआरपीएफ में है, उनके किल्ड इन एक्शन या जिस जो शहीद हो गए हैं उनके बच्चों को सस्टेन 100% डिसेबिलिटी ड्यूरिंग एक्शन ड्यूटी एंड बोर्डेड आउट फ्रॉम द सर्विस और एलिजिबल एजुकेशन असिस्टेंट वाइड, मतलब कि जो किसी भी ड्यूटी के दौरान मर गए हों या जिनको बोर्डेड आउट कर दिया गया हो, मेडिकल इनवैलिडेशन की वजह से बोर्डेड आउट कर दिया हो, मतलब सर्विस से कर निकाल दिया गया हो, उन जवानों के बच्चों को भी ये दिया जाएगा। जो कि डिसीज़न लिया गया है वही जीबी मीटिंग जो ऊपर दी गई है 2014-15 वाली, उसी के पॉइंट नंबर 3 के 2 में। तो ये सभी को बताएं कि जो मेडिकल इन्वैलिडेशन चले गए आपके दोस्त या फ्रेंड या कोई परिवार में हो, रिश्तेदारी में हो, तो उनको ये शेयर करें ताकि वो भी इसका अप्लाई कर सके। नियरेस्ट जो ग्रुप सेंटर या यूनिट्स होगी सीआरपीएफ की, वहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं या वहाँ पर ये फॉर्म भर के देंगे। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिएगा मैं आगे इस वीडियो में बताऊँगा, आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। और कितना अमाउंट किसको मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊँगा, किस क्लास के लिए कितना अमाउंट है। तो कंटिन्यू मेरे साथ वीडियो में बने रहिए।
कोई पॉइंट मिस ना कीजिएगा, नहीं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि कैसे फॉर्म भरा गया था, क्या क्या है। ये मैं थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ अभी। तो द सब्जेक्ट इज इरेस्पेक्टिव परसेंटेज, परसेंटेज का कोई इसमें वैल्यू नहीं है, कितना भी आप परसेंटेज हो, लेकिन पास होना चाहिए। सब्जेक्ट असिस्टेंट वैल्यू प्रोसेस फॉर्म एनक्लोज, इसमें जो फॉर्म दिया गया है उसे भर के भेजना पड़ेगा। मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि ए से डी तक इसमें आप फॉर्म लगे हुए हैं, अटैच हैं। मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे इसको भरना है। हाउ वेयर ब्रेक इन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट स्टडीज़ इफ़ एनी डू, मतलब ये मान लो किसी टाइम क्या होता है कि हम कोचिंग वगैरह की वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं, स्टडी नहीं कर पाते हैं, या छूट जाती है अपनी क्लास, तो उस क्लास का भी ये अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी मिलेगा। ये दिया गया है, ये कंसिडर किया गया है 26/4/2016 का एक लेटर है EI/4/2015-16 वेलफेयर डायरेक्टेड स्कीम का। इसमें दिया गया है कि जो बच्चा यद्यपि छोड़ देता है बीच में कोचिंग वगैरह की वजह से, तो उनको भी ये लागू है, वो भी ये ले सकता है। रिक्वेस्ट सबमिट सैंक्शन ऑर्डर ऑफ मेरिट स्कॉलरशिप वेलफेयर डायरेक्टेड बाई टारगेट, ये मतलब 15 जनवरी से पहले पहले मतलब डायरेक्टेड में सबमिट हो जाना है। मतलब इससे पहले मतलब दिसंबर से पहले पहले ये भेजना पड़ेगा अपने ऑफिस के थ्रू, जो उसको पेमेंट एक्शन की कार्रवाई करनी है। फॉरवर्ड सैंक्शन ऑर्डर एंड डिटेल्स इन द नीडफुल सैंक्शन ऑर्डर रिसीव टारगेट, मतलब उसको पास ऑर्डर चला जाना चाहिए सैंक्शन करके कितना अमाउंट उसको, ताकि उसके ऑफ द लेट इट इज नोटिस दैट डिप्यूटी फ्रेम द सेट ऑफ सबमिशन सैंक्शन ऑर्डर ऑफ एजुकेशन असिस्टेंट सेक्टर एंड इशू सैंक्शन ऑर्डर इन पीस मील इंस्टीड ऑफ इशूइंग। इससे आपको कोई मतलब नहीं, आप दिसंबर से पहले पहले या नवंबर से पहले पहले जितनी जल्दी हो सके अपने कार्यालय में ये जमा करें। एज पर रिजल्ट वर्क लोड इन इंक्रीज्ड एट द लेवल एंड पॉसिबल ऑफ double drawal of education assistance also arises. Hence, it is requested that a single sanction order for the drawal of education assistance, all the personnel posted in offices under sector item control should be issued instead of issuing multiple sanction order within the targeted. No case education assistant any category will be entrained डायरेक्टली फॉर द फील्ड इन्फॉर्म, मतलब इस टारगेट डेट से बाद में आएगा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो टाइम से अपना भेजना सुनिश्चित करें कि इसको अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में, अपने इंस्टीट्यूट में जमा कर दीजिएगा। और जो किल्ड एंड एक्शन में मारे गए हैं या पेंशन चले गए हैं उन कार्मिकों को नियरेस्ट यूनिट जीसी में ये जमा करना है। ये इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको ले सकता हूँ। ये ऑफिस की उसकी तरफ से ऑफिस चेक करके फिर आगे भेजेगा। तो यह आ गया एप्लीकेशन अपेंडिक्स ए। अपेंडिक्स ए में उस जो वीडियो है इसमें पीछे लास्ट में अटैच कर दूंगा PDF, ताकि आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेके अपने नियरेस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं। क्या है कि एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ एजुकेशन असिस्टेंस आउट ऑफ CRPF एजुकेशन फंड ऑफ द एकेडमिक सीजन 2022-23। तो यहाँ 22-23 का है, तो यहाँ एकेडमिक सीज़न 2022-23 की जगह 23-24 करना है। 22-23 जो लिखा हुआ है यहाँ पर 23-24 करना है, क्योंकि ये पिछला प्रिंट उन्होंने दे दिया है, इसीलिए यहाँ पर 23-24 करना है जहाँ 22-23 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो ये जो 22-23 लिखा हुआ है यहाँ पे आपको करना है 23-24। ओके गाइज, थोड़े कर लीजिएगा, मेरे पास भी इतना पता नहीं, याद नहीं रहा। तो इसमें सीरियल नंबर 1 में दिया फोर्स नंबर, यहाँ पर आपका फोर्स नंबर जो बंदा सर्विस कर रहा है जिसका फोर्स नंबर है, बल संख्या है, वो अपना यहाँ लिख मेंशन करेगा। फिर सेकंड नंबर पर उसका रैंक है, रैंक मेंशन करेगा। थर्ड नंबर में उसका नेम है, नेम मेंशन करेगा। फिर रेंज यूनिट, मतलब कौन सी यूनिट के अंडर रेंज की यूनिट में है, वो रेंज और यूनिट यहाँ पर मेंशन करेगा। उसके बाद ने फर्स्ट 5 पाँचवें नंबर में ए में है नाम और वार्ड एंड DOB,
मतलब नेम, वार्ड का नेम और डेट ऑफ बर्थ। यूज सेपरेट फ्रॉम द सेपरेट वार्ड। एक जो बच्चा रहेगा उसका एक ही फॉर्म रहेगा। इसी 5 में बी में क्या दिया है कि ब्रीफ डिटेल सेकंड एलिजिबल वार्ड फॉर विच एप्लीकेशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड सेपरेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, कैटेगरी। सेपरेट फॉर्म भरना है, उसमें क्लास भी देना है और डेट ऑफ बर्थ, क्लास, कैटेगरी देनी है। उसके बाद इन्फॉर्म जो फर्स्ट क्लास में रहेगा, सेकंड क्लास वाले को, नोट इन्फॉर्मेशन एट 5B इज ओनली फॉर यूज ऑफ रेंज हेडक्वार्टर टू क्रॉस वेरीफाई एंड इंश्योर दैट द एप्लीकेशन रेस्पेक्ट ऑफ 2 एलिजिबल वार्ड इज सबमिटेड। मतलब ये केवल आपको नहीं करना है, उच्च कार्यालय है उनको ये करना है कि कहीं 2 बच्चों का CA है, सॉरी 2 बच्चों का एप्लीकेशन, तो एक ही बच्चे का 2 एप्लीकेशन तो नहीं आ गया है, और वो वेरीफाई करेगा इस बात को कि नहीं एक ही बच्चे का है, अलग अलग बच्चे का है। अगर 2 बच्चों का है तो भी अलग अलग एप्लीकेशन है। नंबर 6 में लास्ट एग्जामिनेशन पास विद डिवीजन एंड परसेंटेज ऑफ 10। तो लास्ट क्लास में उसने कितना परसेंटेज पास किया, ईयर 2021-22। तो यहाँ 21-22 की जगह 22-23 कर लेना, क्योंकि ये लास्ट ईयर का है, तो यहाँ 22-23 होगा। Mark sheet of previous years indicating that the ward had passed his examination to be enclosed। तो जो पिछले ईयर की जो मार्कशीट ही थी वो इसकी एप्लीकेशन के साथ आपको एनक्लोज्ड करनी है, कंपलसरी है। 7 नंबर में क्या दिया है, क्लास इन विच स्टूडेंट ड्यूरिंग करंट एकेडमिक ईयर 2022-23 फॉर विच स्कॉलरशिप इज अप्लाइड। अब स्कॉलरशिप जब अप्लाई कर रहा है तो बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है, तो यहाँ सीजन जो 22-23 दिया गया है, यहाँ पर आपको 23 चॉइस करना है। ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ करंट ईयर का पूछ रहा है, अब फिलहाल में कौन सी क्लास में पढ़ रहा है एकेडमिक ईयर में, तो 23 चॉइस में कौन से एकेडमिक ईयर में पढ़ रहा है वो आपको देना पड़ेगा। 8 नंबर में है, तो जो सेकंड में वो थर्ड में होगा, जो 22-23 में जो सेकंड में था तो 23-24 में वो थर्ड में होगा, थर्ड क्लास लिखना है बस। चलो 8 नंबर में ड्यूरेशन नेम ऑफ कोर्स। अगर कोई टेक्नीशियन कोर्स वगैरह कर रहा है, जैसे इफ़ द वार्ड इज स्टडिंग प्रोफेशनल टेक्निकल डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज, अगर कोई किसी भी प्रकार का कोर्स कर रहा हो, प्रोफेशनल कोर्स, टेक्निकल, डिप्लोमा, कोई भी कोर्स कर रहा हो, तो इसका यहाँ रेफरेंस देना है कौन सा कोर्स है, फुल नेम के साथ। सेपरेट सर्टिफिकेट में भी अटैच्ड, और उसका सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कॉलेज विद फुल एड्रेस, यहाँ पर कौन सी इंस्टीट्यूट कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहा है उसका पूरा नाम लिखना है, पूरा एड्रेस लिखना है, कहाँ पर है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी सिटी में है और क्या नाम है उसका। 10th में है सर्टिफाइड ऑफ द स्कूल अथॉरिटी टू बी एनक्लोज्ड इंडिकेटिंग वेदर द वार्ड इज कंटिन्यूइंग स्टडी और नॉट। और ये सर्टिफिकेट स्कूल की तरफ से एक अथॉरिटी होगी कि आपका बच्चा कंटिन्यू स्टडी कर रहा है या नहीं कर रहा है। और 11 नंबर में अकाउंट नंबर ऑफ वार्ड विद IFC कोड। और 11 नंबर में क्या है, अकाउंट नंबर देना है और IFC कोड के साथ अकाउंट नंबर, और वो बच्चे का ही देना है, आपका नहीं चलेगा। कभी क्या होता है कि जवान खुद का दे देता है या अपनी फैमिली का अकाउंट नंबर दे देता है, IFC कोड देता है, लेकिन वो नहीं चलता है। जो बच्चा होता है, वार्ड होता है, उसी का अकाउंट होना चाहिए, उसी के नाम से होना चाहिए। और मैं तो जहाँ तक मानता हूँ SBI के अकाउंट नंबर अकाउंट होना चाहिए SBI का, ताकि क्या होता है प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि SBI का अकाउंट रहता था उसमें अकाउंट नंबर से ही अमाउंट चला जाता है बच्चे के अकाउंट में, और IFC कोड मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर दूसरे बैंक का होता है तो उसमें ट्रांजैक्शन होने में टाइम लेता है, और कभी कभी IFC कोड गलत होता है तो अमाउंट रिटर्न आ जाता है यूनिट के पास कि IFC कोड सही नहीं है, सही करके वापस दें। तो इसमें काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए हो सके तो SBI के अकाउंट में ही, मतलब SBI के बैंक में ही अकाउंट खुलवाएं ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और इसमें कोई अंदर रिमार्क हो तो वो डाल सकते हैं। फिर चलते हैं हम B नंबर पार्ट पे। अपेंडिक्स B में क्या दिया है, ये आपको एक सर्टिफिकेट बाय द स्कूल इंस्टीट्यूट, ये सर्टिफिकेट आपको देना है स्कूल से, इंस्टीट्यूट से।
तो जिस इंस्टीट्यूट में आपका बच्चा पिछले साल पढ़ा था, तो उस स्कूल से सर्टिफिकेट लेके आना है या भरवा के लाना है वहाँ से। तो इसमें क्या है, नेम फर्स्ट में है नेम ऑफ स्टूडेंट इन ब्लॉक लेटर, मतलब बड़े अक्षरों में बच्चे का फर्स्ट ABCD में इसका बच्चे का नाम लिखना है। एक नंबर पे, 2 नंबर पे फादर्स नेम, 2 नंबर पे आएगा फादर्स का नाम, थर्ड में आएगा क्लास पास ड्यूरिंग लास्ट एकेडमिक सीजन, दैट इज़ मतलब क्लास पास किया पिछले साल 2022-23 में, कौन सी क्लास पास की है वो इधर मार्क आएगा और यहाँ पर भर देना है 22-23, 2022-23 यहाँ पर। उसके बाद मार्क ऑफ 10, कितना मार्क अलॉटेड था, कितना उसने लिया, मार्क ऑफ 10 अलॉटेड ऑफ 10, थर्ड में परसेंटेज और फोर्थ में डिवीज़न। तो ये फोर्थ नंबर कॉलम आपको भर देना है कि अलॉटमेंट 600 मार्क्स था, उसमें से मार्क ऑफ 10 किया 589 या 570 जो भी है, और उस नंबर की कितनी परसेंटेज बनी और डिवीज़न कौन सी रही, ये आपको मेंशन करना है। फिर फिफ्थ में आएगा क्लास इन विच स्टडिंग ड्यूरिंग करंट एकेडमिक सीजन। तो अब करंट में कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, मतलब 23-24 में कौन सी क्लास में है, क्या रो नंबर है, सेपरेट सर्टिफिकेट शोइंग डिग्री कोर्स इन फुल फॉर्म ड्यूरिंग ऑफ कोर्स डिग्री यस ईयर्स ETC इन केस ऑफ वार्ड स्टडिंग फॉर्सिंग अंडर टेक्निक कैटेगरी A और B में भी अटैच्ड। अगर किसी बच्चे अभी करंट ईयर का इसमें देना पड़ेगा आपको 23-24 में कौन से में है और रोल नंबर क्या है, और कोई टेक्नीशियन कोर्स वगैरह कर रहा है, टेक्निकल कोर्स प्रोफेशनल कोर्स है, तो उसका वो सर्टिफिकेट देगा कि करंट ईयर में ये डिग्री कॉलेज पढ़ रहा है। उसके बाद स्कूल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज अफिलेटेड विद नेम ऑफ बोर्ड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड नंबर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा उस स्कूल का, इंस्टीट्यूट का, बोर्ड का, और जो स्कूल में पढ़ रहा है, इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। 7 नंबर में क्या दिया है, वेदर द वार्ड इज स्टेइंग इन ए रिकॉग्नाइज्ड हॉस्टल, यदि बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, इफ़ सो चार्ज पेड फॉर एनुम बोर्डिंग एंड लोडिंग चार्जेज टू दे शोन सेपरेटली, सेपरेट सर्टिफिकेट शोन अमाउंट एंड ड्यूरिंग में बी अटैच्ड। अगर बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो किसी प्रकार का लोडिंग चार्जेस, बोर्डिंग, एनुअल कोई चार्ज लग रहा हो तो उसका भी यहाँ शो करना है, यहाँ अटैच करना है उसका स्कूल्स का इस सर्टिफिकेट कि ये हॉस्टल में रह रहा है और इतना इसका लोडिंग चार्ज लग रहा है और इतना इसको एनुअम इतना साल का ये अमाउंट पड़ जाता है। और इसके बाद एक इट इज़ सर्टिफाइड दैट द अबव इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, और लास्ट में ये करना है कि ये जो स्कूल की तरफ से रहेगा कि हाँ ये सर्टिफाइड किया गया है कि ये एकदम सही है, जानकारी सही है। यहाँ पर सिग्नेचर रहेगा प्रिंसिपल का और नेम विद स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफिस, स्टैम्प सील रहेगी, यहाँ रबर स्टैम्प की सील रहेगी, सिग्नेचर रहेंगे, और कहाँ कौन सी जगह पे स्कूल, डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा, स्टेट कौन सा, डेट किस डेट में सिग्नेचर किए गए हैं। तो ये अपना अपेंडिक्स B था। आपको ले सकता हूँ अपेंडिक्स C पे। अपेंडिक्स C में क्या है, सर्टिफिकेट फॉर द फोर्स पर्सनल, ये जो फोर्स पर्सनल बंदा है उसी को ये सर्टिफिकेट देना है। उसमें क्या है, ये सर्टिफिकेट इसलिए रहेगा कि ये जानकारी सही है कि नहीं है। इसमें क्या रहेगा कि सर्टिफाइड दैट द पर्टिकुलर फर्निश्ड बाई मी आर करेक्ट, कि मैं ये सही, मेरे द्वारा ये किया गया ये सही है, करेक्ट है। सर्टिफाइड दैट द चाइल्ड फॉर होम स्कॉलरशिप इज अप्लाइड इज नॉट अर्निंग हैंड, इससे पहले इसके लिए अप्लाई नहीं किया गया है। सर्टिफाइड दैट ऑल विल रिफंड टू एक्सेस और रॉन्ग पेमेंट स्कॉलरशिप एनी पेड टू मी, मेरे द्वारा कोई रॉन्ग पेमेंट नहीं लिया गया है स्कॉलरशिप से रिलेटेड। नेक्स्ट है 4th नंबर में रहेगा सर्टिफाइड दैट माई वाइफ हस्बैंड इफ सर्विंग इन CRPF इज़ नॉट क्लेमिंग द स्कॉलरशिप फॉर द सेम वार्ड्स। जैसे कपल केस होते हैं, हस्बैंड भी ड्यूटी करता है और वाइफ भी ड्यूटी करती है, उस स्थिति में क्या है कि एक को ही मेरिट स्कॉलरशिप मिलेगी एक बच्चे की। ये नहीं है कि अदर कार्यालय में है और वाइफ अदर कार्यालय में, हस्बैंड अदर यूनिट में है और वो
अप्लाई कर देते हैं सेम का, लेकिन नहीं, डायरेक्टेड तो एक ही है, वहाँ तो मिक्स होगा, एक जगह ही जाके मिलेगा। इसलिए एक वार्ड का जो कपल केस हैं वो एक ही भरें, एक बच्चे का, नहीं कि अलग अलग, एक बार एक ही सबमिट करें। 5 नंबर, सर्टिफाइड दैट आई एम रेगुलर मेंबर ऑफ एजुकेशन फंड एंड सब्सक्रिप्शन टॉवर्ड द फंड फॉर मोर देन 5 years एज ऑन डेट आल्सो एलिजिबल फॉर क्लेमिंग बेनिफिट्स ऑफ द फंड। ये आपको सर्टिफाइड करना है, जो 5 year से पहले जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सर्टिफाइड करना है कि वो क्लेम बेनिफिट 5 year से कंटिन्यू ले रहा है। 6 नंबर में सर्टिफाइड सर्टिफिकेट फॉर फ्रॉम द स्कूल इन एनक्लोज, मैंने स्कूल के जो और जो सर्टिफिकेट था मतलब अपेंडिक्स भी था वो अटैच किया है। 7 नंबर में सर्टिफाइड दैट आई हैव अप्लाइड फॉर अनदर चिल्ड्रन नेमली, मतलब एक बच्चे से अलग का जो किया है उसका यहाँ नाम आ जाएगा। हु इज़ स्टडिंग इन क्लास, कौन सी क्लास में वह स्टडी कर रहा है, यहाँ सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेशन, यहाँ जो पर्सनल है CRPF का बंदा है उसका यहाँ सिग्नेचर आ जाएगा। फिर आ जाएगा सर्टिफाइड बाय द यूनिट कमांडर, यहाँ यूनिट कमांडर का एक सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें इट इज़ सर्टिफाइड दैट, ये सर्टिफाइड करेंगे कि नंबर इतना, रैंक इतना, नेम ये ऑफ बटालियन यूनिट और कंप्लीट 5 years ऑफ मेंबरशिप टू क्लेम द बेनिफिट्स एंड सब्सक्रिप्शन टॉवर्ड्स एंड एजुकेशन फंड रेगुलर इंडिविजुअल इज सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप रेस्ट्रिक्टेड टू 1 to एलिजिबल चाइल्ड। मतलब ये यूनिट कमांडर हेड ऑफ ऑफिस का ही सिग्नेचर होगा। ये जो बच्चे जिसका कंटिन्यू 5 year से मेरिट स्कॉलरशिप लिया जा रहा है उनके लिए है कि वह कंटिन्यू 5 साल से मेंबरशिप है, मेरिट स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले रहा है, उनके लिए ये है। और वो एक और दो बच्चों का ही लिया है, इससे ज़्यादा वो स्कॉलरशिप नहीं लिया है। इसके जो हेड ऑफ ऑफिसर है वो इसका अटेस्टेड करेगा। नेक्स्ट है ये चेक लिस्ट है, जो डी था अपना ए से लेके डी तक जो अपेंडिक्स थी ना उसमें लास्ट अपेंडिक्स ये है चेक लिस्ट। इसमें क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट टू ग्रांट एजुकेशन असिस्टेंस। ये जो एजुकेशन असिस्टेंस है वो सबमिट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिएगा। नंबर 1, एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जो आपको अपेंडिक्स ए जो दिया गया है वह एप्लीकेशन भरी होनी चाहिए। नंबर 2, अटैच्ड मार्कशीट, मार्कशीट के लिए मैं आपको बताया कि मार्कशीट चाहिएगा। ग्रेडिंग सर्टिफिकेट फॉर प्रीवियस ईयर्स, और ये जो पिछले साल का जो ग्रेड है, अगर मार्कशीट नहीं तो ग्रेडिंग सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिलता है इंडिकेटिंग दैट वार्ड हैड पास्ड हिज एग्ज़ाम, जो इसने इंडिकेट करना पड़ेगा कि कौन सी मतलब पिछले ईयर्स की पासिंग ईयर्स का जो मार्क है उसको हाईलाइट करना है, पिछले साल इस क्लास में था ये ग्रेडिंग आया, मतलब पिछले क्लास का ही तो मिलता है, इसमें ज़्यादा का नहीं मिलता है, चाहे पिछला इससे पीछे वाला लेस हो गया तो लॉस ही है। 3rd नंबर में सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कंटिन्यू स्टडिंग विच इज इशूड बाय स्कूल, ये जो सर्टिफिकेट है वो स्कूल से इशू किया गया है वो अटैच कर दिया है। कॉलेज इंस्टीट्यूट वेयर वार स्टडिंग प्रजेंट, जो प्रजेंट है वहाँ से भी वे इसमें वेरीफाई कर दिया है। नंबर 4 में है सर्टिफिकेट हु शोन डिग्रीज कोर्स इन फुल फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स डिग्री ईयर्स ETC केस ऑफ वार्स स्टडिंग इन प्रोसीजिंग अंडर टेक्निकल कैटेगरी A एंड प्रोफेशनल कैटेगरी B विच इज इशूड बाई कॉलेज इंस्टीट्यूट। ये जो प्रोफेशनल कोर्स वगैरह कर रहे हैं, टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए कंपलसरी है कि वो अटैच करेंगे डिग्री का जो कोर्स कर रहे हैं उसका अटैचमेंट इंस्टीट्यूट का। और 5 नंबर में है सर्टिफिकेट ऑफ शोइंग अमाउंट ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्ज एंड ड्यूरिंग इफ वार्ड इज स्टेइंग इज सिकोनाइज हॉस्टल। ये आपको मैं पीछे बताया भी हूँ कि जो बच्चा हॉस्टल में यहाँ रह रहा है, लॉजिंग है बसों वगैरह से कर रहा है, बोर्डिंग उनका एनुअल चार्ज कितना होता है वो उसका एक अलग से लिस्ट बना के उसके साथ अटैच करेंगे। नंबर 6 है सर्टिफिकेट दैट इज इशूड बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज आल्सो रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ हैंडीकैप्ड फॉर स्कॉलरशिप पर्पज। जो बच्चे हैंडीकैप्ड हैं और उनको हॉस्पिटल से जो
सर्टिफिकेट मिला होता है वो साथ में अटैच करके देंगे। वो स्कॉलरशिप पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। तो ये थी अपनी बेसिक सी जानकारी इस मेरिट स्कॉलरशिप। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस क्लास में कितना ये मिलेगा। तो ये क्लास सेकंड से स्टार्ट हो जाता है और जो फाइनल करता है वहाँ तक मिलता है। तो इसमें क्या है, सेकंड क्लास टू 5th क्लास के लिए कोई भी बच्चा हो, चाहे गर्ल हो बॉय हो, 600 रुपये मिलेगा। कोई भी रैंक हो, चाहे ऑफिसर हो, अन्य रैंक एसओज कोई भी हो, उसको 600 रुपया फर्स्ट और सेकंड के लिए, फर्स्ट टू 5th क्लास के लिए मिलेगा। क्लास 6 और 8th के लिए 800 रुपये मिलेगा। क्लास 6 और 8 के लिए 800 रुपया, ये ध्यान दें। क्लास 6 टू 8 के लिए 800 रुपया। क्लास 9 टू 12th, 9 से 12वीं के लिए 2000 रुपये, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, सभी को ये 2000 रुपये 9 से 12 तक मिलेगा। नेक्स्ट है कॉलेज लेवल के लिए क्या है। कॉलेज लेवल में आर्ट्स कॉमर्स साइंस, इसके लिए क्या है, बॉय को 2500 रुपये मिलेगा, 2500 रुपये, और गर्ल को 3000 रुपये। ध्यान दें कि कॉलेज लेवल चाहे आर्ट्स हो कॉमर्स हो साइंस हो, इसमें बॉय के लिए 2500 रुपये और गर्ल के लिए 3000 रुपये मिलेगा। टेक्निकल कोर्स जैसे MBBS या अदर कोर्सेज कोई भी हो, उसमें जज को मिलेगा, मतलब ऑफिसरों को मिलेगा 18,000 रुपये, चाहे वो फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो। फर्स्ट में 18,000, थर्ड सेकंड में 18,000, और 3 इयर्स का कोर्स होगा तो उसमें 18,000, मतलब 18,000 रुपये मिलेगा। एसओज को 28,800 रुपये। एसओज को कितना है, 28,800 रुपये मिलेगा। और ORS का जो बच्चा है उसको लिए 36,000 रुपये मिलेगा। इसमें नहीं है कि गर्ल को अलग मिलेगा बॉय को अलग मिलेगा, लेकिन इसमें है कि ORS को 36,000 रुपये, मतलब हवलदार कांस्टेबल को मिलेगा 36,000 रुपये। तो ये जानकारी सभी को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी किसी को पता नहीं होता है और भरते भी नहीं हैं। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इसको अप्लाई कर सकें। तो मेरी जानकारी कैसी लगी, अगर कोई आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करा सकूं। लेकिन वीडियो सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो भाई बंधु हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। ओके गाइज, बाय।